नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्पेशल बीपीओ की क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो इसका विकास प्राचीन समय से ही माना जाता है। बेसिक तौर पे अगर आपने प्राचीन इतिहास को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि वे लोग अपने मुखिया का क्या करते थे, चुनाव करते थे। तो इस प्रकार से हमें कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि मतलब कि स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल में भी था और यह अपने अस्तित्व में आने की बात करें जहाँ पे हमें थोड़े लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल में हमें कुछ लिखे हुए साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें चोल काल का मिलता है। ठीक है, चोल काल में मतलब कि स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि सत्ता या शक्ति का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि पहले क्या, अगर स्थानीय स्वशासन नहीं रहेगा तो शक्ति केवल किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्वशासन होने से शक्तियों का विकेंद्रीकरण, केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ होंगी, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होंगी और कुछ शक्तियाँ किसके पास होंगी, पंचायती राज संस्थाओं के पास होंगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पे होता है कि अगर केंद्र स्तर पर शासन होता है तो वहाँ पर मतदाता कौन होते हैं और उम्मीदवार कौन होते हैं। तो मतदाता बेसिक तौर पे जैसे कि आपने सांसद का चुनाव, ठीक है, अगर यहाँ पे हम सांसद की बात करें, केंद्र स्तर पे कौन होते हैं, सांसद। तो यहाँ पर जो मतदाता होते हैं स्थानीय लोग ही होते हैं, लेकिन उम्मीदवार जरूरी नहीं है कि स्थानीय हो। जिस क्षेत्र के हम मतदाता हैं हमारे ही क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं होगा। ठीक है, उसका जो सांसदीय क्षेत्र होगा वह किसी भी क्षेत्र से आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं विधायक। ठीक है, तो विधायक में भी क्या होता है कि मतदाता लोग तो स्थानीय होते हैं। आपने विधायक का चुनाव मतलब विधानसभा का जब चुनाव होता है तो आपने चुनाव देने गए होंगे, तो आप तो जो मतलब कि आप जिस क्षेत्र के, जरूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार है वो भी उसी क्षेत्र का हो। उसका विधायकी क्षेत्र जितना पूरा आता है वो किसी भी एक विधायकी क्षेत्र से वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे होता है कि मतदाता तो स्थानीय लोग होते हैं, लेकिन उम्मीदवार इसमें क्या होता है, राज्य स्तर पर किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। परंतु स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है कि मतदाता भी स्थानीय लोग होते हैं और यहाँ पर उम्मीदवार भी स्थानीय व्यक्ति, मतलब कि जिस गांव के हम हैं उसी गांव का उम्मीदवार होना चाहिए, न कि उस गांव से बाहर का। अगर उस गांव से बाहर का होगा तो वह व्यक्ति वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे अगर बात करें तो ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा का अंग होता है, एवं ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा से छोटी इकाई होती है। अब इसको ऐसे मान लो कि ये आपका क्या है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है और ये क्या है, आपका ग्राम सभा है। ठीक है, ये आपका ग्राम सभा है। आपको पिछले वीडियो मैंने बता रखा है कि जो मैंने 73वां संविधान संशोधन बताया था कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो वे मतलब कि ये क्या होते हैं कि ये वे लोग होते हैं जो पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब कि 18+। ये क्या होते हैं, मतदाता होते हैं। ठीक है, मतदाता जो चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राम पंचायत और ये हो गया आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा से छोटी इकाई होती है। आगे की अगर बात करें यहाँ पर तो स्थानीय स्वशासन हम निम्न कालों में देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले अगर महाकाव्य काल की बात करें तो महाकाव्य काल में दो बड़े महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। इन दोनों में भी हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। दूसरा है आपका प्राचीन काल और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को अगर दो भागों में बांट के देखें तो एक था ब्रिटिश काल और दूसरा था भारत आज़ाद हुआ तब। भारत जब आज़ाद हुआ तो अनुच्छेद 40 में इसे रखा गया था, परंतु 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आज़ाद भारत के बाद की स्टोरी तो मैंने आपको पूरा पढ़ा रखी है और ब्रिटिश काल की भी स्टोरी मैंने आपको पढ़ा रखी है। जो कवर करना है वह महाकाव्य काल और प्राचीन काल, और साथ ही साथ ठीक है कवर जो करना है वो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो बाद में उत्तर प्रदेश बना, इसके स्थानीय स्वशासन को कवर करना है। अर्थात यहाँ पर जो समान रूप से 73वां संविधान संशोधन और आपका जो आपने पता है कि लॉर्ड रिपन को ठीक है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ आपने पता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का शिल्पीकार किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्वशासन को निम्न कालों में हम देख सकते हैं। पहला है महाकाव्य काल, दूसरा है प्राचीन काल और तीसरा है आधुनिक काल। महाकाव्य काल में दो प्रमुख आपके काव्य मिलते हैं, एक है रामायण और एक महाभारत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर आपका आता है आपका
महाकाव्य काल, तो जैसा कि मैंने कहा कि महाकाव्य काल में दो प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इन दोनों कालों की अगर बात करें तो इन दोनों कालों में स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया था, एक होता था पूर्व और दूसरा होता था जनपद। और साथ ही साथ अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत को कई सारे पर्वों में बांटा गया है और उसके 18वें पर्व को शांति पर्व कहा गया है। और शांति पर्व से हमें महाभारत के 18वें पर्व जो शांति पर्व है उससे हमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। और रामायण और महाभारत दोनों में क्या होता है, पूर्व और जनपद दो प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। आगे अब यहाँ पर है कि पूर्व और जनपद में प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें उनका काम क्या था, उन्हें कहते क्या थे। तो यहाँ पे होता था कि एक होता था पुरोहित, ठीक है। पुरोहित क्या करता था, धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाला, जैसे कि आज का हमारे पंडित हो गए। दूसरा था आपका सभापति, जिसे हमको क्या कहते थे, पंचायत का अध्यक्ष यानी कि पंचायत का मुखिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाँव का प्रधान, ठीक है, तो उसे सभापति कहा जाता था। तीसरा हुआ करता था ग्राम भोजक, यह क्या था, ग्राम प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि यह क्या हुआ करता था कि पुलिस, ठीक है, ग्राम प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। तीसरा था आपका ग्रामीण या ग्रामीणी, तो यह क्या हुआ करता था, गांव का मुखिया होता था, ठीक है, ये पंचायत का अध्यक्ष है और यह क्या है, गांव का मुखिया है, ठीक है। आगे था आपका ग्रामीणी, तो गांव को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। और 10 गांवों के समूह को दशक कहा जाता था। 20 गांवों के समूह को विषय अधिपति कहा जाता था। 100 गांवों के समूह को सतग्राम अध्यक्ष कहा जाता था और 1000 गांवों के समूह को सतग्रामपति के नाम से जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आगे है आपका कि प्राचीन काल में संस्कृत के जो अन्य सारे ग्रंथ थे उनमें भी पंचायत शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और पंचायत का यहाँ पे बेसिक तौर पे कि पंचायत से अर्थ लिया गया है कि 5 श्रेष्ठ लोगों का समूह, यहाँ पे लिखा है कि जिसका अर्थ 5 श्रेष्ठ लोगों का समूह यानी कि पंच परमेश्वर। पहले हम लोग बेसिक तौर पे बहुत ज़्यादा सुनते थे पंच परमेश्वर, तो कई सारे संस्कृत के ग्रंथों से भी हमें पंचायत का उल्लेख मिलता है और उसमें पंचायत को पंच परमेश्वर के नाम से ही बेसिक तौर पे उल्लेख हमें जानने को मिलता है। और पंच परमेश्वर का मतलब क्या होता है कि 5 श्रेष्ठ लोगों का समूह। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल के ऋग वैदिक काल, मतलब कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक था उत्तर वैदिक काल और दूसरा था ऋग वैदिक काल। तो यहाँ पे पहले ऋग वैदिक काल था और दूसरा था क्या, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और यहाँ पे है कि स्थानीय स्वशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसे परिवार या कुल कहा करते थे, ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसे परिवार या कुल कहा जाता था। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे, कुल या परिवार। कुल और परिवार मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे, 20 बनाते थे। और कई सारे 20 मिलकर क्या बनाते थे, जन बनाते थे। और कई सारे जन मिलाकर एक राष्ट्र बनता था, कई सारे जनों को मिलाकर। अब इनके मुखिया की अगर बात कर लें तो कुल की मुखिया को क्या कहा जाता था, तो कुलप कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। जन के मुखिया को गोप या राजन कहा जाता था। और राष्ट्र के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। तो ये उल्लेख हमें ऋग वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे है कि वैदिक काल में 3 प्रकार की इकाइयों का उल्लेख भी मतलब मिलता है और जिसका बेसिक तौर पे संबंध है स्थानीय स्वशासन से। और ये 3 प्रकार की इकाइयाँ क्या थी, तो पहला था सभा। सभा क्या हुआ करता था, यह न्यायपालिका हुआ करती थी और इसका कार्य क्या था, न्याय करना। दूसरा था समिति। समिति क्या हुआ करती थी, विधायिका हुआ करती थी और इसका काम क्या था, विधि बनाना। और तीसरा था विदत। विदत क्या था, कार्यपालिका थी और इसका कार्य था विधियों को लागू करना। जैसे कि आज के हमारे समय में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना, विधायिका का काम है विधि बनाना और जो विधायिका ने विधि बनाया, ठीक है, उसको लागू करवाने का कार्य किसको है, तो कार्यपालिका को है। तो इस प्रकार से वैदिक काल में 3 प्रकार की इकाइयों का भी हमें उल्लेख मिलता है जिसका संबंध स्थानीय स्वशासन से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सभा की। जैसा कि मैंने बताया कि सभा, समिति और विदत था। तो सभा, तो इसके जो सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, सभा के जो सदस्य हुआ करते थे यह श्रेष्ठ कुलीन या बेसिक तौर पे एक वृद्ध जन का मतलब यहाँ पे है कि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, ठीक है, उन्हें कई मतलब एक अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस हो गया हो, वह एक एज वाले हों। तो इसमें सदस्य कौन हुआ करते थे, श्रेष्ठ कुलीन और वृद्ध जनों का एक समूह हुआ करता था। इसमें बेसिक तौर पर महिला और पुरुष दोनों भाग मतलब के सदस्य, ऐसा नहीं कि केवल मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पहले लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं था कि इसमें महिलाएं नहीं होंगी। सभा और समिति में महिलाएं और पुरुषों का भी क्या हुआ करता था, चुनाव हुआ करता था। तो उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी और इनमें जो महिलाएं होती थी उन्हें सभावती कहा जाता था और जो पुरुष होते थे उन्हें सभ्य कहा जाता था।
आगे है आपका समिति। तो समिति की अगर बात करें तो इसकी जो सदस्य हुआ करते थे, आम जनता इसमें शामिल होती थी। ठीक है, समिति में बेसिक तौर पे आम जनता शामिल होती थी और इनका कार्य क्या हुआ करता था, राजा का चुनाव करना। ठीक है, राजा का चुनाव करना, और साथ ही साथ इनका दूसरा कार्य था राजा पर अंकुश लगाना। अंकुश का मतलब कि अगर राजा कोई कार्य कर रहा है, ऐसा कार्य जो जनहित के लिए नहीं है, तो ये लोग उस कार्य को, ठीक है, क्या करेंगे, रोकेंगे। और इनके जो समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब यहाँ पे है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। और तीसरा जो मैंने बताया कि विदत, विदत की अगर बात करें तो विदत क्या था कि यह सबसे मतलब कि सभा और समिति से भी पुरानी जो संस्था थी उसका नाम था विदत। और बेसिक तौर पे आपने पता है कि पहले किसी भी राजा के पास, ठीक है, उनका परमानेंट सैनिक नहीं हुआ करता था। सैनिक युद्ध में जाते थे और उनको युद्ध में जो लूटपाट मिलता था वो आपस में क्या करते थे, बांट लेते थे। तो इसी सैन्य के लूटपाट के बंटवारे में जो कार्य करता था, ठीक है, कि सभी को सभी समान बराबर भागों में मिले, किसी को ज़्यादा या किसी को कम न मिले, तो वो जो कार्य करता था वो कार्य कौन करता था, विदत करता था। अब यहाँ पे कि महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में बेसिक तौर पे इस काल में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें से 5 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर हमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन हमें देखने को मिलता है। इनमें से 5 महाजनपद कौन थे, तो पहला था कुरु जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। दूसरा था पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र या कौंपिल्य थी। तीसरा था आपका वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले गणतंत्र कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो वज्जी में देखने को मिलता है। चौथा था आपका कंबोज जिसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। और पांचवा था मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर। तो 16 महाजनपदों में से इन 5 महाजनपदों में हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो महाजनपद काल में स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, पहला है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है महावस्तु। तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं 16 महाजनपदों में से हमें 5 महाजनपदों में स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। दूसरा है जैन धर्म का भगवती सूत्र। जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की व्याख्या मिलती है, जहाँ से हमें स्थानीय स्वशासन कुछ जनपदों में हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 16 जनपद नहीं, इन्होंने, ठीक है, 22 जनपदों की व्याख्या की है। तो यहाँ से भी कुछ जनपदों में हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम में केवल 3 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, एक है वस्त, दूसरा है अवंती और तीसरा है मगध। तो यहाँ पर हमें कुछ क्षेत्रों में हमें बेसिक तौर पे स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। आगे की कक्षा में हम देखेंगे मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर अभी भी चैनल पर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।